Years. We are years. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेक्टिफायर। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था रेक्टिफाइड सर्किट के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि बेसिकली जो आपका AC टू DC कन्वर्जन होता है, उसमें 4 ब्लॉक कंबाइंडली मिलकर ये वर्क करते हैं। जो पहला ब्लॉक हमारा होता था ट्रांसफार्मर, उसके बाद रेक्टिफायर, उसके बाद फिल्टर, और लास्ट में स्टेज में कनेक्टेड होता था जेनर डायोड रेगुलेटर। तो ये बेसिकली चारों ब्लॉक मिलकर के AC टू DC कन्वर्जन करते हैं, और इसको हमने डिस्कस किया था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 1 में। उसको हमने बोला था रेगुलेटेड DC पावर सप्लाई और रेक्टिफाइड सर्किट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सब्सिक्वेंट लेक्चर था, दैट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 2। उसमें हमने डिस्कस किया था परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ रेक्टिफायर, जिसमें मैंने बेसिकली 7 परफॉर्मेंस पैरामीटर डिस्कस किए थे। उसमें था हमारा फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, पीक इनवर्स वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी। तो ये सारी चीजें हम लोग लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि रेक्टिफाइड क्या होता है, ठीक है, और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, और फिर इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफाइड के बारे में। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर आएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफाइड एंड ब्रिज रेक्टिफाइड के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं रेक्टिफायर की बात करूं तो रेक्टिफायर दैट takes a input as a bidirectional signal and it convert a bidirectional signal into unidirectional signal। ठीक है, रेक्टिफायर को हम लोग क्या देते हैं, इनपुट एक बाईडायरेक्शनल सिग्नल देते हैं, और ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है एक यूनिडायरेक्शनल सिग्नल में। तो हम लोग उस यूनिडायरेक्शनल सिग्नल विच इज प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, उसको हमने बोला था पल्सेटिंग DC सिग्नल। ठीक है, तो अगर मैं रेक्टिफायर के बेसिक वर्किंग के बारे में बात करूं तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर बेसिकली बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके इनपुट में हमने क्या दिया, एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल दिया और उसे उसने कन्वर्ट कर दिया यूनिडायरेक्शनल सिग्नल में। ये बेसिकली हमारा स्टेप डाउन बाई डायरेक्शनल सिग्नल है जो ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होकर के आया। ठीक है, और ये इसे क्या किया, ये इनपुट लिया और इसको कन्वर्ट कर दिया यूनिडायरेक्शनल सिग्नल में। ठीक है, तो इसे हमने क्या बोला था, इसे हमने बोला था पल्सेटिंग DC। इसको हम लोग क्या बोले थे, पल्सेटिंग DC सिग्नल। और इस पल्सेटिंग DC सिग्नल में क्या था, आपका AC और प्लस DC ये दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, बेसिक वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर रेक्टिफायर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जो वेरी फर्स्ट पार्ट है दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, जो सेकेंड टाइप का होता है दैट इज सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट टाइप रेक्टिफायर, और थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर है दैट इज ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये हमारा होता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली बच्चों डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग इसमें देखते हैं यहाँ पर कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से वर्क करने वाला है यहाँ पे।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हाफ वेव रेक्टिफाइड में क्या होता है, यहाँ पर एक डायोड कनेक्टेड होता है और इस डायोड के ऑन एंड ऑफ कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके इनपुट में क्या अप्लाई किए हैं, एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल। ये क्या है बच्चों, एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल सिग्नल। ठीक है, ये एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल है जिसका पॉजिटिव हाफ भी है और नेगेटिव हाफ भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा जो सेकेंडरी साइड है उसमें आपका क्या कनेक्टेड, एक डायोड कनेक्टेड है, यहाँ से एक लोड कनेक्टेड है और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आउटपुट किस तरह का वेवफॉर्म आने वाला है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, जब हम इसके इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो अब बताइए यहाँ पर ये जो हमारा इनपुट टर्मिनल है वो क्या है बच्चों, ए बी टर्मिनल है। ठीक है, और इसी ए बी टर्मिनल पे हम लोग एक एसी इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं जो कि ये क्या है, बाई डायरेक्शनल सिग्नल है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट बताइए क्या होगा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट आपका भी ए बी क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इसी ए बी टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हो आप एसी सिग्नल। ठीक है, तो भी ए बी का वैल्यू क्या हुआ होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स भी ए माइनस भी बी वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से पता चला कि भी ए आपका क्या होगा, ग्रेटर देन भी बी होगा। मतलब भी ए क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी ए क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा और भी बी क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा हायर पोटेंशियल पे और ये क्या होगा, आपका लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपका ये टर्मिनल क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे और ये टर्मिनल होगा लोअर पोटेंशियल पे, और हायर पोटेंशियल को हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और लोअर पोटेंशियल को हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल जब हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ये टर्मिनल ए टर्मिनल पॉजिटिव और बी टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण ये टर्मिनल अब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस केस में डायोड क्या होगा, डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, बिकॉज ये आपका जो टर्मिनल होता है ये होता है P और ये होता है आपका N, एंड व्हेन P साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल देन द डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। ठीक है, सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल आपका डायोड क्या हो जाएगा, इस केस में डायोड आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होता है तो आइडियल कंडीशन हम लोग बोलते हैं कि जब वो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो ऑन होगा, और ऑन होगा तो कैसा बिहेव करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर आपका सर्किट क्या बन जाएगा, जब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या है, ऑन है, तो डायोड को रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से। यहाँ पर आपका एक सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है दिस इज VS, उसका पॉजिटिव फिक्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, दैट इज प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक लोड आपका कनेक्टेड है, एक लोड यहाँ पर कनेक्टेड है और दिस लोड इज RL, जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज V0 है और यहाँ पर करंट जो फ्लो कर रहा है लोड में दैट इज I0। ठीक है, तो इस केस में बताइए बच्चों जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है, सो V0 विल बी इक्वल टू VS। ठीक है, और ऐसे भी आप लोग अगर एक KVL अप्लाई करो तो KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिस इज VS माइनस V0 इक्वल टू 0, VS माइनस V0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। क्लियर है। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल जो आउटपुट प्रोड्यूस होने वाला है दिस इज द रेप्लिका ऑफ इनपुट। ठीक है, जो आप इनपुट दे रहे हो उसी को प्रोड्यूस करेगा आउटपुट में। ठीक है, अब देखिए ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल क्या होने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पर एक निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए तो निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो ये टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव और ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए कैसे, ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल VAB क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और VAB लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, VA माइनस VB इज लेस देन 0, मीन्स VA इज लेस देन VB।
तो इस केस में VB क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और VA क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। और अगर ये हायर पोटेंशियल पे है तो इसको हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल पे, ये हो जाएगा B हायर पोटेंशियल पे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, जिसके कारण ये टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड नाउ निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P साइड ऑफ द डायोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N साइड ऑफ द डायोड। तो इस केस में डायोड का बिहेवियर क्या होगा, डायोड विल बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट, और ये एक रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब डायोड का P टर्मिनल निगेटिव पोटेंशियल से और उसका N टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, तो उस केस में आपका डायोड होता है रिवर्स बायस। ठीक है, तो डायोड अगर रिवर्स बायस हो गया तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका डायोड क्या हो जाएगा, इस केस में डायोड हो जाएगा आपका रिवर्स बायस। और डायोड रिवर्स बायस होता है तो आइडियली कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट जैसा। ठीक है, आइडियली कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट जैसा। तो इस केस में हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, यहाँ पर डायोड ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया, और ये हमारा कनेक्टेड है सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, VS है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर जो आपका आउटपुट आने वाला है इस केस में, ठीक है, इस केस में जो आपका आउटपुट आने वाला है वो क्या होगा आपका। अब देखिए जैसे ही ये डायोड ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में तो I0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से I0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो V0 होगा वो भी क्या होगा बताइए, V0 इक्वल टू I0 और इंटू RL, I0 ही 0 हो चुका तो 0 इंटू RL, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट इज 0 एंड ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट इज सेम एज इनपुट। ठीक है, तो इसका जो वेव फॉर्म बनने वाला है बच्चों वो किस तरह से बनेगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब इसका हम लोग आउटपुट, वेव फॉर्म और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आउटपुट वेव फॉर्म कैसा बनने वाला है, आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज VS, और यहाँ पर आपका क्या, दिस इज ओमेगा टी एक्सिस। तो ये क्या है, VS का पॉजिटिव साइकिल, और ये क्या है, निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, जब VS क्या है, पॉजिटिव है, उस समय आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, जिस समय VS पॉजिटिव है उस समय डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उस समय आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या था, फॉरवर्ड बायस था, डायोड फॉरवर्ड बायस था, तो V0 इक्वल टू क्या था, VS। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आप VS का पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, सेम एज VS। ठीक है, और जैसे ही इसका नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो उस केस में आउटपुट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो इस केस में आउटपुट क्या हो चुका है, 0। ठीक है, ये 0 हो चुका है। फिर फर्दर फिर इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर आएगा, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो फिर डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और फिर आउटपुट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू VS, और इस तरह का प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये है पाई, और ये हो गया 2 पाई, और ये हो गया 3 पाई। ठीक है, सो पाई टू 2 पाई के बीच में क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, 0 है। ठीक है, फिर अगेन 2 पाई टू 3 पाई के बीच में आएगा, फिर 3 पाई से 4 पाई के बीच में फिर आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट आ रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम लोग परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होगा। और एक चीज़ और बताइए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है, ये भी क्या है, एक पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है, और इस पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में क्या है आपका AC प्लस DC कंपोनेंट दोनों हैं। ठीक है, अब जो रेक्टिफायर का यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आया है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, तो अब बताइए अगर हम इस सिग्नल के बारे में बोलें तो ये सिग्नल क्या है बताइए, ये आउटपुट वोल्टेज कभी निगेटिव नहीं हो रहा है। जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल
यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है। जब हम इसका निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट क्या है, 0 है। तो आउटपुट यहाँ पर कभी निगेटिव आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम लोग परफॉर्मेंस पैरामीटर की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं और उसका वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जो सबसे पहला परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर है दैट दिस इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या है, फॉर्म फैक्टर। तो देखिए जो भी पैरामीटर यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर का परफॉर्मेंस पैरामीटर निकलेगा वो किस सिग्नल के कोरस्पॉन्डिंग निकलेगा, जो इसका आउटपुट सिग्नल आने वाला है। ठीक है, इसका आउटपुट सिग्नल क्या है हमारा, अभी मैंने बताया था आउटपुट सिग्नल क्या है हमारा, मॉड ऑफ साइन ऑफ Vm साइन ओमेगा टी, मॉड ऑफ Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, मतलब आउटपुट कभी निगेटिव होने वाला नहीं है। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट आ रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो पहला परफॉर्मेंस पैरामीटर है दिस इज फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर किस तरह से डिफाइन होता था, फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि जो आपका फॉर्म फैक्टर है इट इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ सिग्नल, और सिग्नल हमारा क्या है, यही सिग्नल है जो इसके आउटपुट में प्रोड्यूस हो रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर के। ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ सिग्नल क्या है, RMS वैल्यू ऑफ सिग्नल, बच्चों इस सिग्नल का जब आप RMS वैल्यू निकालोगे, और इस सिग्नल का RMS वैल्यू मैंने नेटवर्क थ्योरी में बहुत डिटेल में बताया है। इस हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट का जो RMS वैल्यू आने वाला है दैट इज Vm/2। ठीक है, आप RMS वैल्यू का बेसिक फार्मूला आप नोट करो कि जो आपका RMS वैल्यू ऑफ एनी पीरियोडिक सिग्नल होता है ये क्या होता है, 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर 1 टाइम पीरियड x ऑफ t का मोड का होल स्क्वायर ऑफ dt, और पूरा का पावर क्या होता है, हाफ। ठीक है, सो आउटपुट का RMS वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पर, दैट इज Vm/2, और इसका जो एवरेज वैल्यू है वो कितना है, Vm/π। तो कितना हो जाएगा, Vm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका π/2 दैट इज 3.14/2, इसको कैलकुलेट करोगे 1.57। दिस इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली यही पूछा जाता है। ठीक है, कि फॉर्म फैक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर कितना होता है। ठीक है, अब बताइए जो सेकंड परफॉर्मेंस पैरामीटर है दिस इज रिपल फैक्टर, और रिपल फैक्टर को हम लोग किस तरह से डिफाइन किए थे, दैट इज RMS वैल्यू ऑफ रिपल, RMS वैल्यू ऑफ रिपल, ठीक है, टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल, टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। ये था बेसिकली हमारा रिपल फैक्टर, और रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बीच में एक रिलेशन भी आया था। क्या आया था हमारा, फॉर्म फैक्टर स्क्वायर्ड -1। तो यहाँ से फॉर्म फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 1.57 का होल स्क्वायर्ड -1, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1.21। दिस इज द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर इसका दैट इज क्रेस्ट फैक्टर। क्रेस्ट फैक्टर किस तरह से डिफाइन होता है, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल, पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द RMS वैल्यू ऑफ सिग्नल। ये दोनों का जो रेशियो होता है दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्रेस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द RMS वैल्यू ऑफ सिग्नल। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल कितना है, दैट इज Vm, और RMS वैल्यू ऑफ सिग्नल कितना है, Vm/2। Vm कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज द पीक फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है दैट इज ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। और ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर को हम लोग किस तरह से डिफाइन किए थे, दिस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट DC पावर टू द RMS रेटिंग ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। और सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का जो RMS रेटिंग होता है, पावर रेटिंग, वो कितना होता है, VS RMS इंटू IS RMS। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए ये बेसिकली होगा, तो आउटपुट DC पावर हमारा क्या होगा, आउटपुट DC पावर मतलब IDC का होल स्क्वायर इंटू RL,
एंड डिवाइडेड बाई VSRMS। ये सिग्नल जो हमारा है बच्चों, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस, ये कंप्लीटली क्या है आपका Vm sin ओमेगा t। ये कंप्लीट ऐसी सिग्नल है, ठीक है। डायोड से पास होने के बाद जो आउटपुट आ रहा है ये हमारा आ रहा है, दैट इज ये आपका जो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर है ये सिग्नल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये यूनिडायरेक्शनल सिग्नल है, लेकिन VS के क्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस ये कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, मतलब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताइए इस सिग्नल का RMS वैल्यू कितना होगा। तो किसी भी प्योरली एसी सिग्नल का जो RMS वैल्यू मैंने बताया था वो कितना होता है, दैट इज Vm/√2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Vm/√2, ठीक है। और ISRMS कितना होगा, जो तुम्हारा यहाँ से करंट निकल रहा है बच्चों, वो डायोड को पास करते हुए जा रहा है। अब जब डायोड को पास करते हुए जाएगा तो वही और जो आउटपुट करंट का जो आपका RMS वैल्यू होगा वो कितना होगा, Im/√2 नहीं होगा, Im/2 होगा, क्योंकि ये डायोड को पास करते हुए जा रहा है, ठीक है। डायोड को पास करते हुए जा रहा है तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट का जो RMS वैल्यू आने जा रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, दैट इज Im/2 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मैंने VSRMS लिया है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट साइकिल इसका है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो ये कंप्लीट एसी सिग्नल है, तो इसका RMS वैल्यू कितना होगा, Vm/√2। लेकिन जो यहाँ से करंट निकलने वाला है I0 किसके बराबर होगा, इसी IS के ही बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर जो I0 का जो RMS वैल्यू होगा वो IS के RMS वैल्यू के बराबर होगा, और IS का RMS वैल्यू कितना होने वाला है, दैट इज Im/2, ठीक है। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर देखोगे IDC का मतलब क्या होता है, IDC मतलब Im पाई का होल स्क्वायर इंटू RL और डिवाइड बाई Vm/√2 और इंटू Im/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक Im आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक Im इंटू RL क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सारे टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल कौन सा बचेगा, जो कांस्टेंट टर्म है वही हमारा बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आने वाला है वो आएगा आपका 2√2/π², ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.286। सो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू 0.286, ठीक है। ये हमारा चौथा परफॉर्मेंस पैरामीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो है हमारा बच्चों पीक इन्वर्स वोल्टेज। और पीक इन्वर्स वोल्टेज के बारे में मैंने क्या बताया था, ठीक है। पीक इन्वर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। तो जो फिफ्थ पैरामीटर हमारा है दैट इज कॉल्ड पीक इन्वर्स वोल्टेज, ठीक है। और पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है, दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड, अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। अब बताइए रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज कितना एम्पियर हो रहा है डायोड के क्रॉस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, रिवर्स बायस कब डायोड हो रहा है, जब इसका हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए डायोड रिवर्स बायस कब हो रहा है, और डायोड रिवर्स बायस कब हो रहा है, जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जिसके कारण क्या हो जाएगा, डायोड का रिवर्स बायस होना मतलब एन साइड पॉजिटिव पोटेंशियल और पी साइड नेगेटिव पोटेंशियल, और ये होगा दैट इज बेसिकली VR, ठीक है। और यहाँ से आउटपुट पे क्या कनेक्टेड है, अपना लोड कनेक्टेड है RL, ठीक है। करंट तो हो चुका है 0, इस केस में जो भी करंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा इस सर्किट में, ठीक है। करंट क्या हो चुका है, 0 हो चुका, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ से अगर हम लोग देखें ये क्या है हमारा, दिस इज VS, ये क्या है VS है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें KVL अप्लाई करें इस केस में तो कितना होगा, इस वाले लूप में आप KVL अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई KVL, अप्लाइंग KVL इन द गिवन लूप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, दिस इज VS, ठीक है। और माइन इसमें करंट तो क्या है 0 है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा आपका 0 होगा, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज 0 है, ठीक है। तो VS माइनस V0 माइनस कितना हो जाएगा VR इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए बच्चों VR का जो वैल्यू आने वाला वो कितना होगा, VR इक्वल टू
वी एस, वी आर इक्वल टू वी एस, और वी एस हमारा कितना है, वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी आर क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। अब बताइए पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है हमारा, पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज, इसके अक्रॉस कितना एपियर हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू वी एस मैक्सिमम। ठीक है, और वी एस मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, बताइए यहाँ पर वी एम साइन ओमेगा टी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू वी एम। ठीक है, सो पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इक्वल टू कितना होता है, वी एम होता है। ठीक है, ये है इसका फिफ्थ परफॉर्मेंस पैरामीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का वो कौन सा है, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर है वो क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा किस तरह से डिफाइंड है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज अंडर नो लोड कंडीशन माइनस आउटपुट वोल्टेज अंडर फुल लोड कंडीशन बाई आउटपुट वोल्टेज अंडर फुल लोड कंडीशन। ठीक है, और परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की बात करोगे तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर नो लोड कंडीशन का मतलब क्या है, नो लोड कंडीशन का बच्चों मतलब यहाँ पर ये है कि लोड को आइडियली आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर दिए, रिमूव कर दिए मतलब अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। ठीक है, नो लोड मतलब क्या हो रहा है, अंडर ओपन सर्किट कंडीशन, और फुल लोड मतलब क्या हो रहा है कि आप लोड को कनेक्ट करके बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि नो लोड का मतलब हुआ, नो लोड का मतलब हो गया आर एल इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, और फुल लोड का मतलब क्या हो गया, फुल लोड का मतलब क्या हो गया कि आर एल क्या है, अब कनेक्टेड है, आर एल क्या है, कनेक्टेड है, और नो लोड का मतलब क्या हो गया, आर एल क्या है, डिसकनेक्टेड है, आर एल क्या है, डिसकनेक्टेड। क्लियर बच्चों। ठीक है, तो अब बताइए नो लोड कंडीशन में कैसा बनेगा, तो अगर आप देखें यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वी एस है, और यहाँ से ये डायोड कनेक्टेड था, यहाँ से क्या है, डायोड कनेक्टेड है, और यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग आर एल को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आर एल को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसके क्रॉस क्या है आपका, दिस इज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। ठीक है, अब बताइए डायोड जब फॉरवर्ड बायस था, जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसके क्रॉस क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आर एफ, जिसका वैल्यू होता है 10 to 100 ओम के बीच में। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इस बाइंडिंग का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस बाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं आर एस, बट यहाँ पर बच्चों देखिए जो लोड रेजिस्टेंस होगा दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एफ। ठीक है, एंड आर एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एस। आर एस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, और यहाँ पर आर एफ क्या है, जो डायोड का जो फॉरवर्ड बायस में आपका रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है, और आर एल क्या है, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर अगर हम लोग बोले फुल लोड मतलब आर एल क्या है, कनेक्टेड है, जब ये आर एल कनेक्टेड होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, बताइए ये सारे किस में होंगे, सीरीज में होंगे, तो बाय वोल्टेज डिवीजन रूल से आप बता सकते हो कि ये जो वी नॉट होगा दैट विल बी इक्वल टू आर एल बाई आर एल प्लस आर एफ प्लस आर एल प्लस आर एफ प्लस आर एस, और इंटू टोटल वोल्टेज कितना है, वी एस। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सिंस आर एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एफ एंड आर एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एस, तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में इस आर एस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज अंडर फुल लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा, आर एल बाई आर एल प्लस आर एफ, आर एल बाई आर एल प्लस आर एफ इंटू वी एस। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आउटपुट वोल्टेज अंडर फुल लोड कंडीशन। ठीक है, अब बताइए नो लोड कंडीशन में क्या होगा, नो लोड कंडीशन मतलब जब लोड हमारा क्या है, डिसकनेक्टेड है, लोड हमारा क्या है, डिसकनेक्टेड है, तो लोड को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डिसकनेक्ट कर देंगे। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज अंडर नो लोड कंडीशन कितना आने वाला है। नो लोड कंडीशन मतलब क्या है आपका, आउटपुट क्या है, यहाँ पर ओपन सर्किट है, और यहाँ पर ये क्या है, दिस इज वी एस। ठीक है, और यहाँ पर इसके क्रॉस जो डायोड के क्रॉस जो रेजिस्टेंस था दैट इज आर एफ, और यहाँ पर क्या है, दिस इज वी नॉट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बताइए, यहाँ से करंट तो फ्लो करेगा नहीं, जीरो। ठीक है, तो इसके क्रॉस भी ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बताइए इस केस में
इस केस में आउटपुट क्या आने वाला है, इसमें ड्रॉप 0, इसमें केवीएल लगा दो, तो इस केस में V नॉट इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, Vs हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कितना आएगा। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू V नॉट अंडर नो लोड कंडीशन कितना आ रहा है, Vs, माइनस फुल लोड कंडीशन में कितना आया, Vs इंटू RL बाई कितना, RL प्लस RF और डिवाइड बाई, ठीक है, V नॉट अंडर फुल लोड कंडीशन दैट इज RL अपॉन RL प्लस RF और इंटू Vs। तो यहाँ से Vs कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटू 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम RL प्लस RF आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, दिस इज RL प्लस RF और माइनस RL, और ये ऊपर चला जाएगा तो RL प्लस RF और नीचे में कितना आ जाएगा, दिस इज RL। ठीक है, तो ये यहाँ से RL प्लस RF कैंसिल आउट हो जाएगा, ये RL भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आया, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आपका जो आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर का, दिस इज RF बाई RL और इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, आइडियली कितना होना चाहिए, आइडियली हम लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट जैसा। तो आइडियल वैल्यू अगर हम RF का बोलें तो आइडियल वैल्यू इसका क्या होगा, 0 होगा। जब ये RF 0 हो जाएगा तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन जो आपका होगा आइडियली 0 होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। जो लास्ट हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर हाफ वेव रेक्टिफायर का है बच्चों, दिस इज कॉल्ड इफिशियंसी। और इफिशियंसी किस तरह से डिफाइन होता है, इफिशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट DC पावर टू द इनपुट AC पावर इंटू 100। ठीक है, तो अब इफिशियंसी जो 7th पैरामीटर हमारा है, इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट DC पावर टू द इनपुट AC पावर इंटू 100। ठीक है, 40.56% ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी आपका क्या आया था, बहुत कम आया था, दैट इज 0.286। और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है किसी डिवाइस का, कि हाउ मच इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल फॉर द गिवन रेक्टिफायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी हमारा जो आया था 0.286, साथ में इफिशियंसी भी इसका क्या है, कम है। और इसका मेन और डिसएडवांटेज की बात करें, जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो मेन डिसएडवांटेज है वो आप नोट कर लें, जो बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पहला जो इसका मेन डिसएडवांटेज है, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ कोड सैचुरेशन। अब प्रॉब्लम ऑफ कोड सैचुरेशन का मतलब क्या है कि, ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में एकदम से करंट फ्लो कर रहा है, डायोड को थ्रू पास करते हुए आउटपुट करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में अब एकदम से करंट क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट क्या है, 0 है। सो करंट का बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में एकदम से करंट फ्लो कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में एकदम से करंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि हाफ वेव रेक्टिफायर दैट सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ कोड सैचुरेशन बिकॉज ऑफ द यूनि डायरेक्शनल करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के थ्रू एकदम से यूनि डायरेक्शनल करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण क्या हो सकता है, ये ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है, इसका सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर में कि ट्रांसफार्मर कभी भी DC को लेना नहीं चाहता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफार्मर को ऑलवेज कैसा चाहिए, एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल चाहिए। अगर उसमें आप एक यूनि डायरेक्शनल सिग्नल अगर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, DC सिग्नल अप्लाई करोगे तो ट्रांसफार्मर, ठीक है, डैमेज हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम था, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ कोड सैचुरेशन ड्यू टू द यूनि डायरेक्शनल करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर सेकेंड जो आपका इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, कि लार्जर साइज ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड। इसमें साइज ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, दिस इज अ वेरी लार्ज। ठीक है, तो लार्जेस्ट साइज ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड।
लार्जेस्ट साइज ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड, और जब साइज ऑफ ट्रांसफार्मर बढ़ेगा, ठीक है, विच इंक्रीजेज द कॉस्ट, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। साथ में और डिसएडवांटेज इसका है, इफिशियंसी क्या है, वेरी लो, इफिशियंसी इज वेरी लो, ठीक है, कितना 40.56। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ये भी क्या है, वेरी लो, ठीक है, ये भी क्या है, वेरी लो, कितना आया था 0.286। तो ये सारी क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर मैंने नोट करवाया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई के एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, रिपल फैक्टर कितना होता है, ठीक है, कभी पूछ देगा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, इफिशियंसी। तो ये सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर को आपको मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में अब हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।